मेटा की सांस फूली हुई है और उसको समन किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट थी फेसबुक पर छात्रों को एड्रेस करते हुए, उसको कुछ मिनटों के लिए उस पोस्ट को हटा लिया गया था। मार्क जकरबर्ग उनके ऊपर सीधा दबाव डालने के लिए नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बुलवाया है इनको, ताकि जो इंस्टाग्राम से जो एक तरह का आंदोलन और रिवोल्यूशन उभरा है उसको दबाया जा सके, और जो सरकार विरोधी पोस्ट हैं या जो ये नीट एग्जाम्स और युवाओं के जरिए जो रील्स बनाई जा रही हैं, इन सब के एल्गोरिदम को सप्रेस किया जाए। ये इसमें उनको सफलता नहीं मिली। एक परंपरा रही है पार्लियामेंट्री कमिटीज में, मैं भी कई कमिटीज का अध्यक्ष रहा और सदस्य रहा, कि भाई वहां पर बैठ के हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जो पार्लियामेंट्री कमेटी बिहेव कर रही है वो सरकार के एक डिपार्टमेंट की तरह बिहेव कर रही है। अब मुझे आश्चर्य होता है कि उसमें जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इस पर एतराज क्यों नहीं किया। आप बिहार को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं यशवंत सिन्हा जी कि ये जो पूरा चुनाव हुआ है प्रशांत किशोर को, हालांकि एक ही सीट की बात है ये, क्या आप इसको सिर्फ छोटा चुनाव मानते हैं कि ठीक है ऐसे जीत हार हो सकती है? इस चुनाव को प्रशांत किशोर के कैसे देखते हैं? ये सीट 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, 30 वर्षों से, और बांकीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सीट थी 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, और एक अभेद दुर्ग माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, और इसलिए शायद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुत्ता बिल्ली भी खड़ा करा देंगे तो जीतेंगे हम लोग। तो उसका जवाब वहाँ की जनता ने दे दिया। खासकर मैं उत्तर प्रदेश का आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से विपक्ष की रणनीति होनी चाहिए। अभी फिलहाल आपको ताजा हालात पंजाब और उत्तर प्रदेश के विपक्ष के मद्देनजर कैसे नजर आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, या और जो चुनाव होने वाले हैं जिन प्रदेशों में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले तो ये लोग इकट्ठे हों कि इन प्रदेशों के जो चुनाव होंगे विधानसभाओं के, उससे एक मैसेज आएगा पूरे देश में 2029 के चुनाव को लेकर, और वो बहुत महत्वपूर्ण मैसेज होगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जब से कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ है उसके बाद से ऐसा लगता है कि सरकार की सांस फूली हुई है और चेहरे की जो शिकन है वो छिपाने से नहीं छिप रही है। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि अभी अभी, यानी कि जब मैं बात कर रही हूँ आपसे, इसी वक्त जो मेटा कंपनी है, यानी कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और साथ साथ व्हाट्सएप चलाती है, उसको समन किया गया है। और इसलिए किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट थी फेसबुक पर छात्रों को एड्रेस करते हुए, उसको कुछ मिनटों के लिए उस पोस्ट को हटा लिया गया था क्योंकि ये माना जा रहा था कि मेटा के गाइडलाइंस के खिलाफ था। अब कहा जा रहा है कि मार्क जकरबर्ग को अगर वो माफ़ी नहीं मांगते 3 दिनों के भीतर, तो जो एक तरह की लीगल इम्यूनिटी थर्ड पार्टी की मिली हुई है उसको उड़ा दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी एक तरह से सज़ा दी जाएगी मेटा को। मेटा की सांस फूली हुई है और उधर नरेंद्र मोदी किस तरह से ये जो उनका बर्ताव है बता रहा है कि पूरे तरीके से जो शिफ्ट है वो इंटरनेट पे चला गया है, कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वो पूरे तरीके से कब्जा चाहते हैं क्योंकि वहीं से उनकी सत्ता की जो चूल्हे हैं वो हिल रहे हैं। बेहद अहम खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि जिस तरह ये माना जा रहा है कि ये अंत की शुरुआत के तौर पर इसको हम देख रहे हैं। कई महत्वपूर्ण चीजें इस तरह की हुई हैं। प्रशांत किशोर की जो जीत हुई है बिहार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, वो एक बड़े पॉलिटिकल संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व यूनियन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी इस वक्त मौजूद हैं। यशवंत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इस पूरे आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, वो तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, और क्या इसका कोई दूरगामी आप एक नतीजा या इसका कोई इम्प्लीकेशन आप देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मेटा की टीम मिली है, आप सोचिए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है कि आरएसएस के हम दुनिया में सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बीजेपी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो फेसबुक की एक पोस्ट से नरेंद्र मोदी को इतना बुरा लग रहा है। क्या ये इतनी भर की बात है, इतनी सी बात है क्या? नहीं, ये इतनी सी बात नहीं है। इसलिए इतनी सी बात नहीं है आरफा जी कि मोदी को आपसे और हमसे प्रधानमंत्री होने के नाते ज़्यादा सूचना प्राप्त होती है। सूचना का जो सोर्स होता है वो होते हैं उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स, खास करके इस केस में होम मिनिस्टर, दूसरा पार्टी के अन्य लोग,
तीसरा सरकार का जो खुफिया तंत्र है उसके द्वारा जो खबरें हैं वो पहुंचती हैं प्रधानमंत्री तक, और डेली बेसिस में एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ये खबर पहुंचती होगी। और मुझे लगता है कि हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये खबरें जो हैं वो मोदी और शाह के लिए सुकून की खबरें नहीं होंगी, इत्मीनान की खबरें नहीं होंगी, वो उनको हिलाने वाली खबरें होंगी। और इसीलिए बहुत मैं जोर दे के इस बात को कहता हूं कि शायद आपको और हमको नहीं पता है वो बातें जो मोदी और शाह को पता है, और वो बातें हम जो जानते हैं उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। देश में जो कुछ हुआ हाल के दिनों में और जो कुछ हो रहा है आज के दिन पार्लियामेंट के भीतर, उसने मोदी सरकार को जड़ से हिला दिया है। और जैसा बहुत लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चाहे ये लाख प्रयास कर लें, जतन कर लें, और मोहन भागवत भी कर लें, 2000 नहीं 5000 लोगों को बुला लें, अल्फा जनरेशन के मुंबई में सारे रिसोर्सेज इनके पास हैं, तो इसलिए सब लोगों को बुला सकते हैं, सब इंतजाम उनके लिए किया जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यशवंत क्योंकि जी, जी हाँ, एक बात मैं आपसे और ये बताना चाह रही थी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की उनके आभा मंडल में छेद करने की सिर्फ ये कोशिश नहीं है कि एक पोस्ट उन्होंने की उसको कुछ मिनटों के लिए हटा दिया गया। यहाँ समझा ये जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो मेटा के ऑफिशियल्स हैं और खासकर मार्क जकरबर्ग, उनके ऊपर सीधा दबाव डालने के लिए नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बुलवाया है इनको, ताकि जो इंस्टाग्राम से जो एक तरह का आंदोलन और रिवोल्यूशन उभरा है उसको दबाया जा सके, और जो सरकार विरोधी पोस्ट हैं या जो ये नीट एग्जाम्स और युवाओं के जरिए जो रील्स बनाई जा रही हैं, इन सब के एल्गोरिदम को सप्रेस किया जाए। ये इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। वो मार्क जुकरबर्ग को, जिनके साथ एक बार आपको याद होगा कि अमेरिका गए थे शुरू शुरू में, तो कैसे उनको साइड करके फोटो खिंचवाया था, तो उस समय मार्क जुकरबर्ग इनके डार्लिंग थे, उनके दफ्तर में गए, उनसे बातचीत की, सब कुछ किया। आज उनके दुश्मन बन गए हैं क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं और मोदी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी में सब दल के लोग होते हैं, और पार्लियामेंट्री कमिटीज चाहे कोई भी उसका अध्यक्ष हो, एक परंपरा रही है पार्लियामेंट्री कमिटीज में। मैं भी कई कमिटीज का अध्यक्ष रहा और सदस्य रहा, कि भाई वहां पर बैठ के हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। वहां पर हम जो हमारे सामने समस्या है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर। यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी बिहेव कर रही है वो सरकार के एक डिपार्टमेंट की तरह बिहेव कर रही है। अब मुझे आश्चर्य होता है कि उसमें जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इस पर एतराज क्यों नहीं किया, और अध्यक्ष जो हैं वो पब्लिकली बयान दे रहे हैं कि मार्क जकरबर्ग को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और इस तरह की सारी बातें आ रही हैं। और मैं नहीं मानता हूँ कि इतनी बड़ी खता हो गई है कि मेटा को दंडित किया जाए इसके लिए, या उनसे कहा जाए जबरदस्ती कि तुम अपना माफीनामा दो। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये पत्थर यहाँ से हट चुका है, इसके बहाव को रोकना असंभव होगा। जनता को उसकी आवाज़ मिल गई है, और ख़ासकर वो जनरेशन जो बेधड़क है, बेखौफ है, और वो पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी जी को ना तो सम्राट मानती है, ना महात्मा मानती है, ना नॉन बायोलॉजिकल मानती है। उनको उन्होंने गिराकर एक नेता के स्तर पर, एक प्रधानमंत्री के स्तर पर ले आए हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं, हमने आपको चुना है, आपको जवाबदेही हमें देनी पड़ेगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप बिहार को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं यशवंत सिन्हा जी, कि ये जो पूरा चुनाव हुआ है प्रशांत किशोर को, हालांकि एक ही सीट की बात है ये, क्या आप इसको सिर्फ छोटा चुनाव मानते हैं कि ठीक है ऐसे जीत हार हो सकती है, या जिस तरह से प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू डिकोडर पे मैं सुन रही थी, और उन्होंने ये पूरे जो रिस्पॉन्स था जेनजी का उसके बाद का ये चुनाव है, और उसको वो ये कह रहे थे कि अभी ये सिर्फ एक आहट है,
उन्होंने 2011 के अन्ना आंदोलन से इसको कंपेयर किया और कहा कि देखिए आंदोलन 11 में हुआ, 2014 में चुनाव हुआ, यानी कि इस पूरी यानी जो सीधे धीरे धीरे सिमर करते हुए ये आग आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन शुरू हुआ और खत्म हो जाएगा। आप इस चुनाव को प्रशांत किशोर के कैसे देखते हैं? मैं तीनों उपचुनाव को एक साथ मिलाकर आपसे बात करूंगा। जो दातिया में हुआ, बांकीपुर में हुआ और गुजरात में हुआ। नतीजा देखिए, बांकीपुर का क्या महत्व था, और मैं इसको जानता हूं क्योंकि मैं पटने में पैदा हुआ, पटने में पला बढ़ा, पटने में नौकरी की। पटने के और बिहार के रग रग को मैं पहचानता हूं। ये सीट 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, 30 वर्षों से। और इसी बीच में वहां के जो विधायक थे नितिन नवीन, उनको बना दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इसलिए उन्होंने जो सीट खाली की वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हो गई, और वहां पर लगभग 20,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो अपने आप में एक ये बहुत बड़ी बात है, और एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी से फिसल रहा है या फिसल गया है। और कोर वोट बैंक कौन है? कोर वोट बैंक में नौजवान है, कोर वोट बैंक में किसान है, कोर वोट बैंक में मिडिल क्लास है। ये लोग जो हैं ये अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। और बांकीपुर का चुनाव इस बात का संकेत देता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सीट थी 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, और एक अभेद दुर्ग माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, और इसलिए शायद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुत्ता बिल्ली भी खड़ा करा देंगे तो जीतेंगे हम लोग। तो उसका जवाब वहां की जनता ने दे दिया। और मैं मानता हूं कि वहां की जनता ने केवल प्रशांत किशोर को जिताने का काम नहीं किया है, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसको एक संकेत दिया है कि ऑल इज नॉट वेल। तुम जो समझ रहे थे, हमको ग्रांटेड ले रहे थे, वो सिचुएशन अब बदल चुका है। अब ऐसा आगे चल के नहीं होगा। दातिया में भी आप जानती हैं कि क्या हुआ, मध्य प्रदेश में इनका शासन है। और गुजरात में जो चुनाव हुआ उसमें इनका वोट शेयर जो था उसमें भारी डिक्लाइन हुआ है। तो हर जगह एक तरह से देखा जाए 2 सीट तो ये हार ही गए, और तीसरे में वोट शेयर कम हो गया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि देश का मिजाज जो है वो बदल रहा है। और ये तीनों उपचुनाव जो हुए उस बदलते हुए मिजाज का इंडिकेशन देते हैं। क्या इसको जंतर मंतर के आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं आप, इन चुनाव नतीजों को, या आपको लगता है कि इसकी आहट या इसकी जो एक तरह से खटखटाहट थी वो पहले से ही महसूस हो रही थी, या इसको इस तरह से जोड़ेंगे आप जंतर मंतर के आंदोलन से? देखिए, मैं जंतर मंतर में जो कुछ हुआ उसको इस तरह मानता हूं कि जंतर मंतर, इसके पहले मैं बराबर इसकी तुलना करता हूं प्रेशर कुकर से। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बनता है तो सीटी बजती है, जोर की सीटी बजती है। प्रेशर कुकर बार बार आपसे कहता है कि भाई हमारा प्रेशर कम करो, ढक्कन खोलो। जंतर मंतर में जो कुछ हुआ वो जाहिर है कि प्रेशर कुकर की तरह वो उसने काम किया। हमको नहीं लगता है कि दीपके या बाकी जो लोग थे वो लोग, उन लोगों ने उम्मीद करी थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, इतना बड़ा आंदोलन ये हो जाएगा। क्योंकि ये मत भूलें हम लोग कि दीपके को अमेरिका से आने से भारतीय जनता पार्टी और सरकार रोक सकती थी, लेकिन उनको रिसीव किया गया एयरपोर्ट पर, उनको पहुंचाया गया जंतर मंतर। ऐसा लगा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस आंदोलन के पक्ष में है। और मुझे लगता है कि मोदी जी को लगा कि आंदोलन जो है उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, और जो हमारा सत्ता पक्ष है वो तो सत्ता पर काबिज ही है। विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं उनका स्पेस कम हो जाएगा, क्योंकि एक अमॉर्फस, एक बिना शेप लिए हुए आंदोलन
कुछ दिन चलेगा देश में जो विपक्षी दलों के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और वो हमारे हक में होगा। और यही सोच रही हमको लगता है मोदी और शाह की, जिसके चलते उन्होंने शुरू में इस आंदोलन को होने दिया। और आंदोलन कुछ दिनों के बाद, चूंकि वही प्रेशर कुकर वाली एनालॉजी फिर मैं दूंगा, प्रेशर कुकर जो है वो हाथ से निकल गया, उसका ढक्कन निकल गया और सब कुछ इन लोगों के हाथ से बाहर हो गया। और अब ये पूरे देश में फैल गया। अब पूरे देश के, जैसा मैंने कहा, मानसिकता को बदलने का काम ये कर रहा है। जी हाँ, मैं तो इस तरह से ले रही हूँ इसको कि इस तरह हुआ कुछ कि प्रेशर कुकर में सीटी लगी हुई थी और सीटी थोड़ा सा हटाने की कोशिश की, पता चला पूरा ही नोजल उड़ के चला गया और पूरे किचन में जो है वो दाल या खिचड़ी जो बन रही थी वो सब कुछ फैल गई। तो सोचा जा रहा था कि प्रेशर कुकर का सिर्फ उतना ही एक कंट्रोल्ड प्रेशर रहेगा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी और उनके जो सहयोगी हैं अमित शाह और ये सब लोग सोच रहे थे कि जो गुस्सा है लोगों का वो निकल जाएगा, थोड़ा दबाव इसमें कम होगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जनता की भावनाएं, हो सकता है इसमें से कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हों, लेकिन जनता की भावनाएं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं थी। जो लोग वहां शामिल हुए थे वाकई उनका गुस्सा अनियंत्रित था, जो अभी तक भी अनियंत्रित है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो भी कोई आंदोलन हो रहा है या जिस तरह से भी जनता की आवाज बाहर निकल रही है, इस बायपोल्स को थोड़ी देर के लिए अगर किनारे रख लें तो मोदी और शाह तो दोनों काफी निश्चिंत होंगे, आश्वस्त होंगे कि देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार का आपने चुनाव देखा, कौन कहता था कि ये नतीजे होंगे। लेकिन जिस तरह के नतीजे हमारा चुनाव आयोग निकाल के दे रहा है बीजेपी को, ऐसे में उसे फिक्र की क्या जरूरत होना चाहिए कि पब्लिक ओपिनियन बदल रहा है तो बदल जाएगा, जो चुनाव का नतीजा आना है वो तो पहले से तय हो रहा है। देखिए, 1977 में जब चुनाव हुआ था, आसपास जी, इंदिरा गांधी ऐसी ताकतवर महिला देश की प्रधानमंत्री थी और देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी में ही चुनाव हुआ और उस चुनाव का जो नतीजा आया हम सबके सामने है। कैसे वो स्वयं का सीट हार गई, कैसे संजय गांधी अपनी सीट हार गए, कैसे पूरे उत्तर भारत में एक तरह से देखा जाए तो भारतीय कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। तो जनता जब जागती है ना, तो ये हथकंडे जो हैं, SIR है, चुनाव आयोग के हथकंडे, ये सब काम नहीं करते हैं। ये हमने अपनी आंखों से 77 के चुनाव में देखा हुआ है। इसलिए ये सोच लेना कि सामान्य परिस्थिति में हम जैसे मैनेज करते थे इलेक्शंस को और अपना पसंदीदा जो रिजल्ट था वो निकाल के लाते थे, वो जमाना गुजर चुका। क्या आप समझती हैं कि मोदी और शाह को ये पता नहीं था कि बांकीपुर और दातिया और गुजरात, इन उपचुनावों का देश के मानस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स वो लोग जानते थे। और अगर मैनेज करना चाहते तो कम से कम बांकीपुर की सीट तो जरूर मैनेज करते, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। लेकिन वो नहीं कर पाए ना। तो इसका मतलब कि चाहने के बाद भी, इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट करने के बाद भी, सारे एजेंसीज को लगाने के बाद भी, SIR कराने के बाद भी, अगर जनता साथ नहीं है तो ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और मैं मानता हूं कि इसकी शुरुआत इन 3 उपचुनावों से हो गई है और विशेषकर बांकीपुर से। जी हाँ, और इसके अलावा ये भी बात है, देखिए यशवंत जी, मैं जब गई वहाँ जंतर मंतर पे और जो लोगों से बातचीत की, उससे एक बात का रियलाइजेशन ये हुआ कि बहुत दिनों तक जनता को जब दबाने की या उसकी मर्जी के खिलाफ, चाहे वो चुनाव नतीजे हों या पब्लिक जो नैरेटिव है, ओपिनियन है, उसको बनाने की कोशिश की जाती है, तो फिर एक दिन ऐसा ही उबाल आता है। क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से लोग कह रहे थे कि पर्चा लीक को लेकर ज़रूर जमा हुए थे लोग, लेकिन सारे लोग उस तरह के नहीं थे। ऐसा लगता था कि हर आदमी अपना दर्द दिल थाली में लेकर आ गया वहाँ पर कि मैं भी परेशान हूँ। वहाँ मजदूर भी पहुँच गए थे, किसान भी पहुँच गए थे, छात्र पहुँचे थे, बेरोजगार पहुँच गए थे, हर तरह के लोग वहाँ पे मौजूद थे। इसमें 2-3 चीज़ें थीं जो लोगों को काफ़ी गुस्सा था जिसको लेकर। एक तो ये था कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, खासकर बंगाल और बिहार में, इसमें जिस तरह के चुनाव नतीजे आए, बहुत ज़्यादा वो अपने आप में मतलब यानी विश्वास के लायक नहीं थे। दूसरे, जिस तरह से MLA MPs को खरीदने की जो कोशिश और कामयाब तरीके से कोशिश है, आम आदमी पार्टी को तोड़ने से लेकर TMC को तोड़ने से लेकर, और तीसरी बड़ी वजह देखी जा रही थी कि जनता की आवाज़, हमारा जो तथाकथित रूप से मुख्य धारा का मीडिया है, दरबारी गुलाम मीडिया, उस पर कहीं भी सुनाई नहीं दे रही है। तो जनता ये महसूस कर रही थी कि ना वो बोल पा रही है,
ना उसे कोई सुन रहा है, वो वोट जहां दे रही है वहां वोट भी नहीं जा रहा है। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो विश्लेषण है कि कैसे इन्होंने धांधली की, हरियाणा के चुनाव से शुरू करके हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, फिर बंगाल का चुनाव हुआ, और एक एक करके ये सब चुनाव जीतते चले गए। बंगाल का चुनाव खास तौर पर, क्योंकि इन्होंने वहां पर 27 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाया था, आपको याद होगा। 27 लाख वोटर्स वोटिंग वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। 5 लाख नए वोटर जोड़े गए थे। और कपिल सिब्बल जैसे व्यक्ति ने कहा है कि उनकी जानकारी में ये बात है कि ट्रेनें भर भर कर गुजरात से, हरियाणा से और इस तरह के प्रदेशों से लोग बंगाल भेजे गए थे कि वहां पर जाकर वो बोगस वोटिंग कर सकें। और इसीलिए वहां पर पूरी धांधली हुई वोटिंग में। हमको लगता है कि चूंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से इनके साथ था, इसलिए ये बातें खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन अब धीरे धीरे गोदी मीडिया के बावजूद लोगों को ये लगने लगा कि भाई इंतहा हो गई, हद पार कर गए हम लोग। जिस तरह इन्होंने पार्टियों को तोड़ना शुरू किया, और खास करके जो ममता की टीएमसी थी, जिस तरह उसको तोड़ा इन लोगों ने, जैसे शिवसेना के बचे खुचे लोगों को तोड़ा, तो यही लगा ना कि भाई हद हो गई। और जब जनता को लगता है कि अब सारी हदें पार हो गई, तब जनता रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पर जनता इस तरह नहीं रिएक्ट करती है। 77 में मैंने देखा कि जब इमरजेंसी लगी तो पटना की सड़कों पर लोग पुलिस की जीप को देखते थे, सायरन बजते देखते थे, तो भागकर अपने घरों में छुप जाते थे। लेकिन जब मौका मिला उनको वोट जाकर बूथ में वोट डालने का, तो उन्होंने उस रेजिम को रिजेक्ट कर दिया। यही आज के दिन हमको लग रहा है कि देखने को मिल रहा है। ये लोग लाख प्रयास कर ले, लेकिन अब चुनाव आयोग इनको वो नतीजे नहीं डिलीवर कर सकता है जो उसने हाल के दिनों में इन प्रदेश के चुनाव में दिया। यशवंत सिन्हा जी, इसमें विपक्ष की क्या रणनीति और राजनीति होनी चाहिए? जनता को जो करना था वो जनता कर रही है, कर चुकी है। और कोई आंदोलन हो सकता है? अभी हम देख रहे हैं अलग राज्यों में, झारखंड में भी हो रहा है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। इसमें जो विपक्ष की राजनीति है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि एक तो अभी चूंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो इसलिए विपक्ष वहां पर मुस्तैद है और उसका असर पड़ रहा है जो जनता है उसके मन के ऊपर। लेकिन जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, शायद 13 को या जब भी, तब विपक्षी दलों को क्या करना चाहिए? तब मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को इन सब मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाना चाहिए, एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। छात्र, नौजवान जहां और किसान जहां जहां खड़े हैं, वहां पर उनको पुरजोर उनकी सहायता करनी चाहिए, और अपने ढंग से वो लोग सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएं। ये मेरा मानना है। उस आंदोलन में लाठी चलती है तो लाठी खाएं, जेल जाना पड़ता है तो जेल जाएं, जो भी परेशानी है वो उठाएं, लेकिन लोगों के बीच में जाकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें, क्योंकि उसके बगैर ये सरकार सत्ता से हिलने वाली नहीं है। यशवंत जी, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, कोई भी जो जीत और हार है एक लोकतंत्र में, वो जो चुनावी जीत हार, उसके बगैर तो शायद पूरी भी नहीं। आप कितने भी आंदोलन ले आइए, सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ गुस्सा निकल जाएगा लोगों का और फिर सरकार वहीं बनी रहेगी। अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, हो सकता है एक आध इस्तीफा और हो जाए, लेकिन सरकार बनी रहे। ऐसे में मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश और पंजाब और खासकर और भी कई राज्यों में जो महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, खासकर मैं उत्तर प्रदेश का आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से विपक्ष की रणनीति होनी चाहिए। अभी फिलहाल आपको ताज़ा हालात पंजाब और उत्तर प्रदेश के विपक्ष के मद्देनज़र कैसे नज़र आ रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगता था कि एक तरह का भाग्य हम सबने स्वीकार कर लिया है कि अब देश में एक ही पार्टी का राज होना है। तो ऐसे में इस आंदोलन के बाद से क्या हमें नए सिरे से देखना पड़ेगा? ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें क्या होने वाला है?
बिल्कुल। और मैं बिल्कुल कायल हूं इस बात का कि जो विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्य रूप से जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, या और जो चुनाव होने वाले हैं जिन प्रदेशों में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले तो ये लोग इकट्ठे हों। और मान लीजिए कि हम डिमांड करते हैं कि हमको 100 सीटें दो और हमको मिलती हैं 60 सीटें। 60 सीट में हम 30 सीट जीत जाते हैं। अगर हम अलग लड़ते हैं तो हमको 5 सीट भी नहीं मिलेगी। तो आप 30 सीट जीतना चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं, कि आप वो 5 सीट के चक्कर में विपक्षी एकता को तोड़ना चाहते हैं? इसलिए बड़े दिल से विपक्षी नेताओं को इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। जैसे उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, यहाँ पर जल्दी से जल्दी इनको ऐसा कर लेना चाहिए और छोटे मन से इस पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश के सामने जो संकट है वो एक बहुत भयानक संकट है। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि इन प्रदेशों के जो चुनाव होंगे विधानसभाओं के, उससे एक मैसेज आएगा पूरे देश में 2029 के चुनाव को लेकर, और वो बहुत महत्वपूर्ण मैसेज होगा। और एक तरह से मैं मानता हूँ कि एक उल्टी गिनती जब उपचुनाव के चलते हो रही है, तो उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो जाएगी। और अंग्रेजी में जो एक कहावत है, लेम डक गवर्नमेंट, तो ये सरकार जो है ये लंगड़ी लूली सरकार बन जाएगी, ये कुछ कर नहीं पाएगी, और इसीलिए इसकी और भद पिटने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशवंत सिन्हा जी इस पूरी बातचीत के लिए, और दर्शकों को अपने तजुर्बे और साथ साथ जो आपका राजनीति में खासकर इतना लंबा अनुभव रहा है उसके ज़रिए देश को नए सिरे से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।